बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। 25 मार्च 2023 को जवाब दो का सफ़र शुरू हुआ। हमने कोशिश की कि जवाब दो के प्लेटफार्म से आपके जो सवालात हैं वो हुक्मरानों तक पहुंचाएं, आपके जो मसाइल हैं उनके सामने रखें। ये 2 साल का सफ़र कैसा रहा, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमने आपकी आवाज़ कैसे हुक्मरानों तक पहुंचाई, जहां पर आवाज़ पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था। जवाब दो का ये सफ़र कैसा रहा, इसमें वज़ीर आज़म से लेके आम आदमी तक की आवाज़ कैसे हम आपके सामने लाते रहे। बेस्ट ऑफ जवाब दो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 25 मार्च 2023 को पहला जवाब दो नशर हुआ। उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि या आप सियासत में खान साहब रहेंगे या अब हम रहेंगे। ये जो एक उनका बयान था, ये फिर मीडिया, हमारा कौमी हो या इंटरनेशनल मीडिया, उस सब की जीनत बना। उन्होंने क्या कहा था और उस वक्त ये तहलका क्यों मच गया था हमारे पहले ही इंटरव्यू का, आप ये देखिए। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है। वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी तो हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है ना। तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। प्रोग्राम जवाब दो को ये भी इजाज़त हासिल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का आखिरी दिन था ऐवान वज़ीर आज़म में। उनका पहला पॉडकास्ट किया गया जो जवाब दो में नशर हुआ। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो सुनिए। ये फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका। इस शक्ल में मैं कभी नहीं बैठा। लोग तो ये सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप बहुत अच्छा काम करते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप तो सियासतदान भी कमाल हैं। यानी आपने अपने भाई को कैद से निकलवाया, वो आज़ादी दिलवाई, खुद आप वज़ीर आज़म बने, अपनी पार्टी को जो जेलों की सलाखों के पीछे थी उनको इक़्तिदार में लेके आए। ये सब किया कैसे आपने? मैंने अपने भाई को कैद से निकलवाया, वो अल्लाह ताला ने निकलवाया, अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए। वो बीमार थे और बड़े शदीद बीमार थे। रब ताला ने उनके इलाज का मौका, उसका बंदोबस्त किया और उनकी ज़िंदगी लिखी थी। इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन कैंपेन का आखिरी इंटरव्यू जवाब दो के लिए किया गया। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, क्या वो सच साबित हुआ या नहीं, आइए वो देखते हैं। अभी तो इलेक्शन में फुल स्विंग में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पार्टी, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, हम कैंपेन कर रहे हैं। मरीम नवाज भी साथ है हमारे। सर, ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आपके कैबिनेट में थे, आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे बिलावल भुट्टो साहब। उन्होंने कहते थे कि पाकिस्तान को शहबाज चाहिए, शहबाज स्पीड चाहिए। उन्होंने ही कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती चौथी मरतबा मुसल्लत किया जा रहा है। तो डू यू थिंक, अभी भी वैसे हम लोगों से पूछते हैं या जाते हैं तो आपके मुखालिफ हों या आपके हामी, वो कहते हैं हुकूमत आपकी बन रही। इतनी क्लैरिटी कैसे है हर तरफ? देखिए, बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आवाम के वोटों से। तीसरा इसमें कोई और फैक्टर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका आखिरी इंटरव्यू था कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का, और जवाब दो कंटेनर के ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। बिलावल साहब ने कुछ बातें ऐसी की थी जिस पे वो कायम रहे। वो क्या बात थी? उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी नून की काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो क्या बातें हुई थी, आइए वो सुनते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी सीटें दें, अगर नहीं मिलती तो फिर क्या दोबारा नवाज या शहबाज कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे या अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? जहाँ तक उनका कैबिनेट का हिस्सा, वो तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए कि जो जिस तरीके से वो सियासत कर रहे हैं, हाँ। ये वही पुराने सियासत कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। अगर उन्होंने यही सियासत करना है तो मेरा तौबा, मैं डट के उनका मुखालफत करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उनसे भी इसी कंटेनर पे खड़े होकर हमारी बातें हुई। वो उस वक्त उम्मीदवार थे, फिर वो वज़ीर आला सिंध बने, और इस 1 साल में क्या बदला, क्या खोया, क्या पाया, पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती थी, आइए ये भी सुनते हैं उनकी बात। 2024 में इंशाअल्लाह ताला हम 18 से भी बहुत ज्यादा सीटें और वोट्स लेंगे। हमें उम्मीद है कि हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे तो मेजॉरिटी हमारी होगी। बलूचिस्तान में और सिंध में तो आपको हुकूमत नजर आ रही है। है। हमारे प्रोग्राम जवाब दो में सैयद अली जैदी और शेख अजीम ने प्रेडिक्शन की थी सियासी, इस वक्त की जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनके बारे में कि मरीम नवाज़ अगली वज़ीर आला होंगी। उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे। वो सब बातें जवाब दो में क्या हुई थी, आइए मुलाहिजा कीजिए। मरियम नवाज तो इस साल के अंदर बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं कि अहम कोई वजारत उनके हिस्से में आए। क्यों कह रहे हैं कि अगर वजीर आला पंजाब या किसी भी इस लेवल की कोई चीज, इस मेयार की कुछ भी मिल जाए,
ये मियां नवाज शरीफ एज ए पीएम नहीं नजर आ रहे। मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी। साल 2024 में बहुत अहम वाक़यात हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए ये इतना अहम है कि जनरल इलेक्शन भी 8 फरवरी 2024 को हुए। इसी पर एक न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन की थी। जब ये सवाल पूछा गया कि कौन होगा अगला वज़ीर आज़म, तो मैंने इस पर क्या जवाब दिया था और वो सच साबित कैसे हुआ, आइए वो देखते हैं। फरूख शहबाज बड़ाइच, कौन बनेगा वज़ीर अगला पाकिस्तान? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई और? हालात ऐसे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ साहब। इलेक्शन से पहले लोगों के पास जाने का मौका मिला, हलकों में गए, और इलेक्शन के बाद फिर हम तलबा के पास गए, हम आम आवाम के पास गए। जो इलेक्शन कंडक्ट हुए, क्या उनके ऊपर इत्मीनान था या नहीं था? तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा क्राउड था स्टूडेंट्स का, उनसे बात की। उन्होंने उस वक्त बहुत से सवालात उठाए इलेक्शन पे। वो क्या सवालात थे, आइए देखते हैं। मेरा नाम मनाहिल है और मैं BS 7 सेमेस्टर से हूँ। तो सर, मेरा तो क्वेश्चन इलेक्शन के हवाले से ये है कि जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि 14 दिन हो गए इलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। अब जो बात ये करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर हम देखते हैं, उसमें ये बात हमारी बुक्स में भी वाज़ेह है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ वाक़या है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल रिगिंग एक आम चीज़ है। सर, कहना ये चाह रहे हैं कि जो जीत के मेजॉरिटी सीट्स लेके इस टाइम पार्टी आगे है, उसको पीछे करके माइनॉरिटीज को आगे क्यों लाया जा रहा है, जबकि ये जानते हैं हम लोग कि वो लोग पाकिस्तान की पसंदीदा इस टाइम पार्टीज नहीं है, तो फिर क्यों उन्हें हम पे मुसल्लत किया जा रहा है? मैं पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हूँ जिनका ओढ़ना बिछोना इलेक्शन है, और मैंने इस इलेक्शन से पहले 35,000 लोगों से पाकिस्तान के 100 हलकों में जाके मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जो हुकूमत बनाई जा रही है, वो दरअसल अवाम की ख्वाहिशों की और उनकी उमंगों की तर्जुमान नहीं है, बल्कि मैंडेट की टूटी हुई किरचियों से एक बर्तन बनाया जा रहा है जिसमें अवाम की राय का और रियासत की ताकत का पानी। बिलावल भुट्टो पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। ये तो ज़बरदस्ती की शादी है नून और पीपल्स पार्टी की। असल शादी तो बिलावल तहरीक इंसाफ के साथ करना चाहते थे। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन जब हुए तो सबसे ज़्यादा हतफ़े तनकीद जो बने वो थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। जवाब दो में जब अनवारुल हक काकड़ साहब आए तो उन्होंने क्या कहा, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे इलेक्शन के हवाले से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उस पर क्या कहा, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। 8 फरवरी के दिन आप कहाँ थे? जिस भी जगह पे गए तो आपने किसी अपने दोस्त को या फैमिली वाले को फ़ोन किया तो आपके फ़ोन के सिग्नल आ रहे थे? इलेक्शन या वोटिंग का जो अमल था वो बजाते खुद कोई फ़ोन सर्विस के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। क्या लोगों को वोट डालने से रोका गया? क्या लोगों को ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा? कई लोग, अब लोकेशन आजकल का ज़माना है, लोगों को पोलिंग स्टेशन का पता नहीं। देखिए, वो उसको आप फैसिलिटेशन के ज़िम्मे में लग सकते हैं कि आसानी है। इसी तरह बग़ैर लोकेशन के लोग, आपके वालिदैन, हमारे वालिदैन, हमारे चचा, वो डालते हैं। ज़माना बदल गया। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस ज़माने में, उस ज़माने में सुसाइड बॉम्बिंग भी नहीं थी, अब इस ज़माने में है। साल 2024 क्या क्या तब्दीलियाँ आई, बड़ी तेज़ी के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। वेलकम बैक। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में जो कौमी असम्बली बनी, उस कौमी असम्बली का पहला इजलास जवाब दो ने कवर किया। उन लोगों से बात हुई जो बाद में जाके हुकूमत का हिस्सा बने, वज़ीर बने, ओपोजिशन का हिस्सा बने। उस वक्त पहले इजलास वाले दिन क्या बातें हुई थी, किन से हमारी बात हुई थी? मौजूदा वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब से बात हुई, उन्होंने क्या कहा था? तो चौधरी शाफे साहब सूबाई काबीना में शामिल हो रहे हैं और आप फेडरल काबीना में? अभी देखते हैं जी, अभी ये चौधरी शाह से फैसला करेंगे। अभी तो इन्होंने ऑफर करना है हमें, जो करेंगे उसके बाद फिर हम शाह साहब से पूछेंगे। हुकूमत आसान होगी, मुश्किल होगी? मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कौमी असम्बली के जो पहला इजलास था उसमें तमाम पार्टियों के जो रहनुमा थे उनसे हमारी बात हुई। काफ लीग हो, MKM हो, सरदार अख्तर मैंगल साहब हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन सब रहनुमाओं ने पहले दिन जो इजलास में आए थे क्या कहा था, ये सारी बातें इनकी सुनिएगा गौर से। बाहर से पुकार रहे हैं IMF को कि आओ
ये हमारा बंद कर दो, मेरे भाई, ये हमने तर्ज ये सियासत नहीं क्या है? कहा। 2018 से पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ खत लिखते कि आए भाई फ्रांसी को ऑडिट कर लें पहले, तो लिखें। क्योंकि 2018 भाईजान जो आप लोग जो आप बात समझने से कासिर हैं वो ये है, से कासिर? नहीं आप समझना चाहते नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूँ। सुन लो ना यार, फिर जवाब लो ना। प्लीज। आप IMF की टीम का इमरान खान से अडियाला में जाके मीटिंग करा दें, हम खत नहीं लिखते। इमरान खान के पास अपना मौक़िफ़ बयान करने का यही तरीका है, वो खत लिखेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो इसमें कोई भाई हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन भी करती है भाई। ऑपोजिशन आपके साथ बहस करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी ओपोजिशन लीडर बनने की राह में रुकावट है? मैं कभी भी मर के भी अपना अंदाज़ गुफ्तगू चेंज नहीं कर सकता हूँ। बग़ैर लगी लिपटी रख के मैं जो दिल में होता है वो बोलता हूँ, और यही मैं बोलता रहूँगा। और इसी चीज़ ने या फिर वर्कर के पास कबूलियत ने जो है इन लोगों को जेलस किया हुआ है। ये आपको बार बार कह रहे हैं जेली मैंडेट लेके आए हैं, ये असेंबली जेली, ये क्या चल रहा है? देखें, जेली मैंडेट वाले तो आज खुद बैठे हुए थे KP की असेंबली में। जो इलेक्शन ये जीते हैं वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हारे हैं ये वो गलत है। आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हुए तमाम सूबों में? देखिए, जितने भी इलेक्शंस हुए वो अटमोस्ट फेयरिटी के साथ हुए। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ आपसे शिकवा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे ये सीटें हमारी थीं कराची की, जो आपको दे दी गई। 70 साल की तारीख उठा ले, हारने वाली जमातों का मशगला यही होता है, धूल उड़ाते हैं, सबूत देते नहीं है। देखे ना हाई कोर्ट में गए, अच्छा मेरी बात सुने ना, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी पटिशनों को मुस्तरद किया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो नहीं गए। हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रिब्यूनल जाए। कवायद जवाबित, या तो ये सियानी बने ना सियासी जमातें, सबकी इसी तरह बारियां होती हैं। जो हारने वाला होता है वो कहता है कि मेरा मैंडेट छीना गया। सबूत शवाहिद ऐसे दें कि पहली हियरिंग में हाई कोर्ट कहे कि यार आप सही कह रहे हो। जवाब दो करते हुए कुछ ऐसे लम्हात भी आए कि जब हम अपने जज्बात पे भी काबू नहीं पा सकते। सियासत कवर करते करते सियासतदानों पे अगर कुछ जुल्म हो जाए तो वो अपने अल्फाज में कह देते हैं, और वो सुनते हुए हमारे जज्बात पर भी हमारा काबू नहीं रहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी ने पहले दिन जब वो असम्बली इजलास में आए तो वो आप दीदा हो गए थे हमारे साथ बात करते हुए। वो क्या लम्हा था, देखिए क्या हुआ। आज पुराने दोस्तों से आप मिले और कहीं पे आंखें भी नम हुई, कहीं पे पुराना वक्त भी याद आया? जी ऐसा हुआ, और मुश्किलात भी अपनी सारी याद आई, और अब जीत गए हैं आप। अल्लाह। और जो किया गया है हमारी माँओं बहनों बेटियों के साथ, अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ना करे। अपना सब कुछ माफ़ किया, लेकिन मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा उस माँ और उस बहन और बेटी के जिसके घर में कुछ टकों के लिए सियासी पार्टियाँ इंस्पेक्टरों को बेच के उनके घरों की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा के और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है। ये मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं? ये मुझे लोग कहते हैं जज्बाती हैं। आपने नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं किया कि ये क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं आपने जाली मैंडेट के जरिए आ रहे हैं। रब्ता मुनक़ता है जी। कैसे? वो जो टावर था ना वो हमारा गिर गया। तो कैसे रब्ता मुमकिन होगा? अब कोई बीच में आके करवाएगा, कैसे होगा रब्ता? बस कभी उनको ख्वाब में हम नजर आएंगे, हमें वो MQM जो है वो क्लेम कर रही है कि जी 6 वजारतें दें, गवर्नरशिप दें, ये करें। बिल्कुल गलत तासुर है, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत तासुर है। हम जो है वो पाकिस्तान में आइन की तरमीम की बात कर रहे हैं और इस हुकूमत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा, उन्होंने एक बड़ी प्रेडिक्शन की थी जो कि सच साबित ना हो सकी। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आएंगे। वो मंजरनामा तब्दील हुआ। उन्होंने क्या कहा था, फिर हमने उनसे कैसे जवाब लिया, वो देखिए। नवाज शरीफ साहब, मैंने आपके घर बैठा था, शर्त नहीं हम लगा सके, आपने कहा था ये कभी नहीं आएंगे, वो आ भी गए। अच्छा आ भी गए, लेकिन वो मैंने कहा था कि ये इसके ख्वाब चिकना चूर होंगे। मैंने कहा था, ये कहा था आपने? मैंने कहा था ये कभी वजीर आजम नहीं बनेगा। ये भी वो अपनी मर्जी से भाई को बनवा दिया ना भाई साहब, ना। और ये जाएगा वापस, और बिल्कुल जाएगा और यही कहता जाएगा जो मैंने लफ्ज़, ये लिख लो, यही कहता जाएगा मुझे क्यों बुलाया। पाकिस्तान हो या दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, वो एक ही बात पूछते हैं, अडयाला जेल का जो कैदी है वो कब रिहा होगा? हमने जवाब दो अडयाला जेल के बाहर से भी किया था। कौन कौन से वज़ीर आज़म वहाँ पर रहे और आज खान साहब वहाँ किन हालात में हैं, उस वक्त हमने क्या प्रोग्राम किया था, उसकी कुछ झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।
पाकिस्तान की सियासत में अडयाला जेल हमेशा गूंजती रही है। यहाँ पर 26 सितंबर 2023 को इमरान खान कैद हुए हैं। उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। ये पाकिस्तान के कोई पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। इससे पहले 4 वज़ीर-ए-आज़म इसी जेल में कैद रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हों, वो सब यहाँ पर कैद रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान जवाब दो में जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा था मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब के बारे में, वो सुनिए। मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं मानते? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कल को तो आप कहेंगे कि हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी नहीं मानते। नहीं, एब्सोल्युटली क्यों मानेंगे? इसी ये जो साल ख़त्म हुआ है 2024 अगस्त का महीना था और साबिक DG-ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में एक ख़बर आई जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। वो ख़बर क्या थी, हमने प्रोग्राम क्या किया था, वो देखिए। पाकिस्तान के अंदर इस हफ्ते की सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि साबिक DG-ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब को तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसके लिए मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं। इस खबर के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भौंचाल आया है। किस सियासी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, आगे चलकर क्या मामलात किस तरफ जा सकते हैं। ये फ़ौज का एक अंदरूनी मामला है और फ़ौज को अपनी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट जब कर लेगी तो उसके बाद मालूम हो जाएगा कि इसके पीछे क्या अवामिल थे और कौन कौन इसकी जद में आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने ये इंकशाफ जवाब दो में किया था कि खान साहब के कुछ सहूलतकार हैं जो कि उनको वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं जेल के अंदर। वो लोग कौन थे? फिर ये ख़बर जो है पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा देती है, हर जगह पर ये ख़बर आ जाती है। ये ख़बर सबसे पहले जवाब दो में हनीफ अब्बासी साहब ने दी थी। ये खबर क्या थी? अभी 2 लोग जो पकड़े गए हैं वहाँ से अडयाला जेल से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, वो उनको जो अपना मोबाइल की सहूलत देते थे और सहूलियात। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त कि वो ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा टेलीग्राफ में, जी, वो सारा जो उनका फ़ोन पे बात होती है, वो सहूलतकार थे। वो दोनों सहूलतकार थे। जवाब दो को ये भी एजाज़ हासिल रहा कि पिछली असम्बली और मौजूदा असम्बली इनके अरकान के इंटरव्यूज़ जवाब दो में आपको देखने का मौका मिला। मौजूदा गवर्नर सिंध हो या मौजूदा गवर्नर KP के कामरान टिसोरी और फैसल करीम कुंडी, दोनों ने जवाब दो में शिरकत की। उन्होंने भी जो बातें की वो भी देखिएगा। कामरान टिसोरी साहब, आपका इंटरव्यू तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू लगते हुए आप गवर्नर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पूरे पाकिस्तान में ये कैफियत है, आपको खुद नहीं महसूस हो रहा? मैं समझता हूँ कि देखिए, आना जाना तो लोगों का लगा रहता है और इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। जो भी आए उसकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अच्छा काम करे लोगों के लिए, और सारी ज़िंदगी तो कोई नहीं रहता। और जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नर हूँ। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ये आपकी यहाँ मौजूदगी में ख़बरें चल रही हों कि जी गवर्नर KP जो हैं वो कोई तब्दील हो रहे हैं, कोई पैकेज डील की बात चल रही है, जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें चल रही हैं, खबर क्या है? जो भी खबर हो, पार्टी के लिए ऐसे 100 गवर्नरशिप मेरी कुर्बान है। पार्टी ने मुझे एक ओहदा दिया है, पार्टी को जब चाहे वापस ले लो, मुझे इसको कोई वसूल नहीं। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ अफवाह है? खबर जिसने खबर दी उससे पूछ लें। यहाँ पर JUI के जो तर्जुमान है उन्होंने ये कहा कि इन सारी खबरों के पीछे गवर्नर KP के मैं जा रहा हूँ। आप यानी इस खबर की मुझे तशरीह तो कहते कैसे हो सकती है। अच्छा, उनका ये है कि इन खबरों के पीछे वो हैं, वो अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। ये दो लुबे लुबाब ये है। सियासत हो, खेल हो, सेहत हो, मईशत हो, आम आदमी का मसला हो, जवाब दो कैसे कैसे आम आदमी के लिए खड़ा होता रहा, सवालात पूछता रहा और उन हुक्मरानों को जिन तक बात पहुंचाना मुश्किल है उन तक आवाज़ पहुंचाता रहा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको वो सब दिखाएंगे। वेलकम बैक। एक असम्बली तो वो है जो आप देखते हैं जिसकी कार्रवाई TV पे आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई रवायत डाली। उन्होंने अवामी असम्बली लगाई जो कि असम्बली के बिल्कुल बाहर सड़क के ऊपर असम्बली थी। उसमें वो सब उम्मीदवार शरीक हुए जो इलेक्शन कहीं पर हारे थे, उन्हें हकीकी MPA का दर्जा दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये पहली मरतबा हुआ था
जवाब दो ने इस असम्बली की कार्रवाई भी बराह रास्त आपको दिखाई थी। ये देखिएगा ज़रा। ये क्या है, असम्बली अंदर है, आपने बाहर अपनी असम्बली लगा ली। ये हकीकी असम्बली है, हकीकी असम्बली है। हमारे 135 मेंबर हो चुके हैं, 151 मेंबर, हमारे 52 मेंबर जल्दी रिटर्न करेंगे। असल हुक्मरानी जल्दी आ रही है पंजाब में। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किलात, सीनियर रहनुमा क्या कहते थे, हमने उनसे क्या बात की और उन्होंने क्या इकरार किया, क्या इंकशाफ किया, ये देखिएगा। जो ये हड़ताल है, इससे क्या लगता है आपको कि इसका दायरा कहाँ तक पहुँचेगा? ये अवामी नुमाइंदे हैं और ये लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं, इसलिए कि इमरान खान के नुमाइंदे। ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान आज इमरान खान की रिहाई के लिए, उस बहादुर शख्स की रिहाई के लिए इंशाल्लाह देखेंगे कि अब पूरा पाकिस्तान निकलेगा। साल 2024 में 6 जजेस ख़त लिखते हैं कि हमें कहीं से प्रेशर आ रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। ये बात फिर पूरे पाकिस्तान में फैलती है, इस पर बहस होती है, इस पर ख़बर बनती है। ये मामला क्या था, इस पर जवाब दो क्या हुआ था, वो देखिए। देखिए, ये बहुत ही बड़ा मामला है। मैं समझता हूँ हमारी अदालती तारीख में इससे बड़ा वाक़या नहीं हुआ। इसको अगर हम आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, मट्टी डालने की कोशिश करेंगे, तो ये एक सानिया होगा। हमें अब खड़े होना है सबको। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अदलिया खुद खड़ी हो। आईनी तरमीम की जब बात आई तो बार बार ये खदशा हुआ कि ये आईनी तरमीम अब नहीं हो पाएंगी, हुकूमत अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में जवाब दो में सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुनीफ फ़ारूक ने ये इंकशाफ किया था कि ये तरामीम हर सूरत होकर रहेंगी। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिएगा। क्या आईनी तरामीम क्या देखते हैं ऐसे कि ये आसानी से हो जाएगा और ये होके रहेगा? हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। मौलाना साहब को भी कुछ थोड़ा, वो भी थोड़ी उनकी इशू, उनके अंदर जो गुफ्तगू है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है कुछ मामलात के ऊपर। तो लग इस वक्त यही रहा है कि ये तरामीम पास हो जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ बहैसियत एक सहाफ़ी, और ये ख़बर है कि ये तैयारी पूरी है और ऐसा नहीं है कि इसको अबैंडन किया गया, नहीं, ये बिल्कुल लानी है। साल 2024 का सबसे ज़बरदस्त लम्हा पाकिस्तान के लिए वो था जब अरशद नदीम हमारे लिए मेडल लेकर आए। अरशद नदीम का हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला जवाब दो में। उनके जज्बात क्या थे, आइए वो देखते हैं। जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड थ्रो की, तो सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दे दी थी। और उससे पहले जब मैं पहली थ्रो करने लगा, माशाल्लाह फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि बस फीलिंग इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से मैं रन अप भूल गया। और जैसे रन अप मेरा माशाल्लाह परफेक्ट आया, जैसे हाथ से थ्रो रिलीज़ हुई तो माशाल्लाह मुझे पता चल गया था कि 90 प्लस हो गई है। लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब अनाउंसमेंट हुई 92.97 मीटर, तो मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने सेकंड थ्रो पे हमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है। जवाब दो सिर्फ सियासत के मैदान तक महदूद नहीं रहा। हमने तलबा के मसाइल भी सामने लाए, हम किसानों पर भी बात करते रहे, सेहत के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी बात की, और फिर जो खेल का मैदान है वहाँ पे भी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बड़ा शानदार प्रोग्राम करने का मौका मिला। 13 साल बाद जब पाकिस्तान की हॉकी टीम एक बड़े एजाज़ के साथ वापस आई तो हमने पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन पूरी टीम से बात की, वो भी देखिएगा। जैसे आपको पता है कि हॉकी प्लेयर इतने फेमस नहीं हैं, कोई जो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, ग्लैमर कोई नहीं है प्लेयर्स के पास, जॉब्स नहीं है प्लेयर्स के पास। सो मैं समझता हूँ कि हॉकी प्लेयर्स जितने भी हैं वो अपने बलबूते पे ही अभी तक चल रहे हैं। तो इनके फाइनेंस वगैरह किस तरह से फिर होते हैं? फाइनेंस मोस्टली जो प्लेयर हैं वो बाहर जो लीग्स खेलते हैं और अपने आप को स्टैंड करते हैं। बाकी हमारा जो बोर्ड है, हमारी जो हॉकी फेडरेशन है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। कभी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बजट दे देती है, कभी गवर्नमेंट बजट दे देती है, कभी जो है वो आर्मी चीफ साहब बजट दे देते हैं। सो ये निज़ाम चलता रहता है। तो सम टाइम कोई प्रेसिडेंट चेंज हो गया या सेक्रेटरी चेंज हो गया, उनके कोई तलक वाले आ गए तो वो टीम को भेजने बड़ा अहम किरदार अदा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो 13 साल बाद इतना जो पाकिस्तान हॉकी जो है वो जवाल का शिकार हुई है, मैं बिल्कुल जो मेरी टीम है, मेरे प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको ब्लेम मत किया जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है।
ये जो थी ये बड़ों की जंग थी ऊपर, उन्होंने अपनी सीटें बचाने की खातिर पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और आज लोग यही समझते हैं कि जी ये प्लेयर्स खेले नहीं हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी है जो वो 18वें नंबर की रैंकिंग पे चले गई हैं, 19वें नंबर की रैंकिंग पे चले गई है। मैं आपके शो के तवसल से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम 3 से 3.5 साल कोई टूर्नामेंट खेले नहीं हैं और ना खेलने की वजह ये है कि पाकिस्तान हॉकी के पास कोई बजट नहीं था। साल 2024 का एक जवाब दो वो भी था जो सऊदी अरब में हमने रिकॉर्ड करने का मौका मिला। सऊदी अरब की तारीख़ और वहाँ पर जो ज़ियारात हैं उनके हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, वो भी देखिएगा। मैं इस वक्त ये जबल सौर के मकाम पे हूँ। मक्का से 6-7 किलोमीटर की यहाँ से फासला बनता है और ये बिल्कुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो पहाड़ है सौर का। यहीं पे वो गारे सौर वाक़या बड़ा मशहूर हुआ। 9 ज़िलहज को यहाँ पर लाखों में लोग, यानी 40 लाख लोग तो वो है ना जो पूरी दुनिया से सिर्फ हज अदा करने आते हैं। तो 9 ज़िलहज को उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे होना होता है। तो यहाँ पर तो मंजर ऐसा होता होगा कि सब ने वो अहराम पहने हुए हैं, वाइट ही वाइट, यहाँ पर पूरा वाइट हो जाता होगा मैदान फाख। ये जो ये पहाड़ी है ये सारा ऐसे होता है कि जैसे पूरा ना वाइट ही वाइट इस तरह वो होता है और दुआएं हर बंदा मांग रहा होता है और अल्लाह की रहमत इस तरह होती है कि यहाँ पे जो कहते हैं बंदा हज पढ़ लिया ना जिसने, तो ऐसे हो जाता है कि जैसे माँ के पेट से ना, यानी इतना वो प्योर हो जाता है, खालिस हो गए। जवाब दो के प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश रही कि सिर्फ हम यहाँ पर महदूद ना रहें बल्कि दुनिया के जिन ममालिक में भी जाने का मौका मिले जवाब दो वहाँ तक भी पहुँचे, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी रहनुमा हमारे से बात करें और वो हम तक पहुँचाएँ आप तक। हमें मारूफ बिजनेसमैन और इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त अनिल मुसरत साहब का लंदन में इंटरव्यू करने का मौका मिला। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब का लंदन में इंटरव्यू किया गया। तो आपके तो जो ये शरीफ ख़ानदान है इनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ थे। ख़राब कब हुए? आप कह सकते हैं कि जब धरना हुआ खान साहब 2004 में ही मैं शरीफ साहब को शहबाज को यहाँ मिला, फिर नवाज साहब जब आए उनसे मुलाकात हुई, दोनों के साथ तभी रिलेशनशिप डेवलप हुआ। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में आना जाना शुरू हुआ और खान साहब के साथ मैं ज़्यादा क्लोज था, उनकी चैरिटी उनकी सोच में मेरी सोच अलाइन करती थी। तो फिर जब धरना हुआ, धरने में खान साहब का साथ दिया। आप नज़र आए धरने में वहाँ पे? हाँ, और इकोनॉमिकली भी साथ दिया। तो फिर क्लियरली लाइंस ड्रॉ हो गई थी। फिर पता चल गया कि शरीफों के साथ दोस्ती अब नहीं कायम रह सकती। तो कोई मैसेज आया आपको? वैसे डिस्कनेक्ट हो गए। अब जब किसी को आप रेगुलरली मिलते थे खाने पे चाय पे, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। ये एक तस्वीर ये भी है कि शहबाज शरीफ को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद कर आपने दी, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, उनको गाइड ज़रूर किया था, उन्होंने 2-3 जो प्रॉपर्टियाँ ली थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। और ना आपका कभी उनके साथ कारोबार इकट्ठा रहा कोई? नहीं, कभी कारोबार तो कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं, कभी नहीं इकट्ठा हुआ। उनको गाइड किया, ये अच्छी, उन्होंने कहा ये मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, क्या मशवरा? ने कहा ठीक है, अच्छी प्राइस है। 2004 की बात है, ये कह सकता हूँ 2005 में। साल 2024 क्या क्या तब्दीलियाँ आई, बड़ी तेज़ी के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। वेलकम बैक। साल 2024 सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहमियत का साल था। क्यों? क्योंकि 5 नवंबर 2024 को अमेरिकी सदारती इलेक्शन हुआ जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें थी। मुझे अमेरिका में जाके वो स्विंग स्टेट्स जिन पर सबकी नज़रें थी वहाँ पर जाके जवाब दो कंडक्ट करने का मौका मिला। हमने अमेरिकी पाकिस्तानियों से बात की, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से बात की, हमने वोटर से बात की, तजियाकारों से बात की, हमने इलेक्शन का मंजरनामा आपके सामने जवाब दो के ज़रिए रखा। हमने क्या गुफ्तगू की थी, देखिएगा। How are you? I'm good. So, आप किसके लिए वोट करेंगे? So, 2024, I am going to be voting for Jill Stein, who is part of the Green Party. Green Party? Yes. कुछ नया है, ये क्यों आप इसके लिए वोट करेंगे? So, they were always there. Democrats or Republicans, एक कह सकते हैं आप, it's like a mafia. It's like two at the playground, जो किसी और को आने नहीं देते। मेरे साथ जाहिद साहब हैं जो पिछले
20-22 साल से यहाँ पे इस जगह पे मुकीम है, इससे ज़्यादा अरसा आपको अमेरिका में हो गया। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए टेम्पा में। तो क्या आप ज़रा मुझे पहले तो दिखाएं बैलेट पेपर कैसा है। ये बैलेट पेपर आ गया। अच्छा ये देखें ज़रा, ये सैंपल है, इसके ऊपर कैंडिडेट्स के वो लिखे हुए हैं कि आपने वोट किसे करना है, कैसे करना है। मैं अब इनसे पूछता हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो ये बताएं कि आज आपने वोट किया, कैसा लगा, और अर्ली वोट क्यों किया आपने? अर्ली आज वोट किया है इस 2024 का। अर्ली इसलिए किया कि काफ़ी कन्वीनियंट है, आज वीकेंड है, छुट्टी है। अच्छा। तो आराम से दे दें। जो इलेक्शन डे है उसमें काफ़ी रश हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, कभी कभी घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं लाइन में खड़े हुए। चलें, ये मैं आपको ज़रा मनाजिर भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आया और बड़ी आसानी के साथ मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने देखा सिलसिला, वहाँ पे डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ तस्वीर ली। और ये बैलेट पेपर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर गहमा गहमी क्या है। वहाँ पे बाहर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हाथ हिला रहे हैं और कितनी आप कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं, कितना आपको मौका मिलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें ना कि लोगों ने यहाँ पे पोस्टर्स हैं, ये देखें, ये डेफिनेटली ये खातून जो है ये डेमोक्रेट्स की तरफ से है, ये रिपब्लिकन वाली खातून है। ये गाइड करती हैं कि आपने कहाँ जाना। ये उनके वर्कर है ना, सिर्फ वर्कर है, डेमोक्रेट वोटर गाइड। और वो देखें हैरिस फॉर प्रेसिडेंट। बस इतनी इजाज़त है कि आपको यहाँ पे आके आपने यहाँ पे ये पोस्टर लगाए हुए हैं। उन्होंने इजाज़त दी है तो वहाँ से हाँ, तो इन्होंने तो आज में कॉफ़ी पकड़ी, एंजॉय कर रहे हैं और फ्रेंडली एक माहौल है, ज़बरदस्त। इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उन्होंने दर्जनों इंटरव्यूज़ दिए। जवाब दो में जब वो हमें मौका मिला उनसे बात करने का, तो जवाब दो में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अपने किन ख्यालात का इजहार किया था, वो देखिएगा। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आके? आप तो खुशी हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक में गए, तबलीग की, लोगों के जवाब दिए। यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है पाकिस्तान में बाकी इंडिया या बाकी से, क्या मुख्तलिफ है? जहाँ तक ये पाकिस्तान का दौरा मेरा है, मैं कई ममालिक का सफ़र किया हूँ, 40-50 से ज़्यादा, और कई ममालिक में कई बार गया हूँ, तो हंड्रेड्स ऑफ टूर हुए। खुसूसन जो पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रल टूर की जो कैफियत थी कि माशाल्लाह काफ़ी लोग मेरे प्रोग्राम में हैं, काफ़ी मकबूलियत थी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद 26 नवंबर में फंस गई। 26 नवंबर की असल में फ़ाइनल कॉल थी जो कि 24 नवंबर को दी गई, और फिर बिलाखिर 26 नवंबर को एक इस्लामाबाद में वाक़या हुआ। इससे पहले हमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान, हमें वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब, दोनों जब जवाब दो में आए तो उन्होंने इस फाइनल कॉल के बारे में जो बातें की वो सच्ची साबित हुई। वो बातें क्या थी? मलिक साहब निकलना कैसे है इसमें से? यानी फाइनल कॉल आ गई है वहाँ से इमरान खान साहब की तरफ से। मटीरियल मैटर नहीं करे, वो क्या होगा, फिर शोर शराबा होगा, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कॉल होगी। देखिए कई अल्टीमेटम आए, कई गए कि फलां तारीख तक रिहा ना किया तो रिहा करवा लेंगे, फलां तारीख तक रिहाई ना हुई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ये भड़के हैं। कुछ एहसास करें अपने सूबे के लोगों का, कुछ रहम करें अपने सूबे के लोगों पर, जहां पे कुरम में 47 लाशें हमने उठाई हैं, जहां हर रोज हमारे फौजी अफसर, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करते करते वो अपने बच्चों के सर से उनका साया उठ जाता है। तो कोई बातचीत नहीं है, कोई ना डील है ना ढील है। आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर उनको कन्वे कर दिया है, बैरिस्टर गौहर को, चेयरमैन पीटीआई को, कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है जिसके तहत जो है वो आपका जितना भी एहतजाज है वो गैर कानूनी है, इसकी इजाज़त नहीं दे रहे, जो आएगा गिरफ्तार होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो करेगा वो भुगतेगा, क्योंकि अब कोर्ट भी कह चुका। और मजीद हम इस मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं कर सकते, अपनी इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जलसा करना है अपने सूबे में जहां मर्जी करें, वफाक पे, पंजाब पे लश्कर कशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाए। साल के इख्तिताम पर जो बड़ी खबर थी वो ये भी थी कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आया सामने, जिस पर इख्तलाफ पाया जाता था। हुकूमत को छोड़ चाहती थी और मजहबी जो पार्टियां थीं, जो तबका था वो कुछ और चाहता था। इस सब में हमने जवाब दो कंडक्ट किया, जिसमें तमाम मजहबी सियासी जमातें
उनके जो कायदीन हैं उनकी नुमाइंदगी ने इसमें शिरकत की। हमारे साथ जवाब दो में JUIFA के मौलाना राशिद सुमरो, हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब, हमारे साथ सेनेटर साजिद मीर साहब, हमारे साथ खुरम नवाज़ गंडापुर मिनहाजुल कुरान से और मुख्तलिफ जो हस्तियाँ हैं वो इस प्रोग्राम में शरीक हुई और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर खुल कर ये जो इशू है ये लोगों के सामने हमने कैसे रखा, ये देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला सर उठा रहा है वो है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी राय आई और इस इशू के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मसला मुतालबात नहीं माने जाते, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं, तो फिर हम सड़कों पर भी आएंगे। एक अहम इजलास भी बुला रहे हैं, अपनी अहम बैठक भी कर रहे हैं। हमारा मुतालबा फजलुर रहमान साहब इस मुतालबे में अकेले नहीं हैं। ये तमाम जो वफाक बने हुए हैं मुख्तलिफ मसालिक के, जिसमें अहले हदीस भी शामिल हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी हैं, उन सारे मसालिक की एक मुश्तरका तंजीम आप जानते होंगे, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस के नाम से जी। उसने इसको ये मुतालबे पे ये जैसे मैंने कहा था दराज से ये मुतालबा करी थी ये तंजीम, और सारे मदारिस और सारे विफाक के इस तरह करें जिस तरह मैंने कहा कि सिंपल बनाए और फार्म भी सिंपल हो, प्रोसीजर भी सिंपल हो, इंसलाक वज़ारत तालीम के साथ हो। प्रोफेसर साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान आप सभी एक पेज पे हैं इस सारे मामले पे? इस पेज पे हैं। सबसे पहली और अहम बात ये है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है मौलाना के साथ। मौलाना के अपने मदारिस हैं, उनका वफाकुल मदारिस से इल्हाक है। वो सनत के साथ जाएं, ज़राअत के साथ जाएं, दिफा के साथ जाएं, इस्लाहात के साथ जाएं, हमें क्या एतराज़ है, वो अपना फैसला करें। हम ये कहते हैं कि जो 10 बोर्ड हैं जिनके 18,600 मदारिस इस वक्त मिनिस्ट्री एजुकेशन के साथ इल्हाक कर चुके हैं, उन्हें मत छेड़ें आप। उस सिस्टम को आप चलने दें, बाकी गवर्नमेंट जाने और मौलाना जाने। हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई है, किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, इस पे बात नहीं करूँगा। हमारी किसी भी आलिम के साथ, किसी भी मौलवी के साथ, किसी भी मस्जिद और मदरसे वाले के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, न इख्तलाफ है, न वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं वो हुकूमत है, और हमारे मद्दे मुकाबिल वो हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम पर हमारे साथ मुआहिदा किया और उसमें उन्होंने हमारे साथ एग्री किया। हमारे मद्दे मुकाबिल वो हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मदारिस बिल पर कौमी असम्बली और सेनेट में हमें वोट दिया और उसके बाद ऐवान सदर में जाके उसको रोक दिया। जवाब दो अपनी स्टूडियो में आवाम के दरमियान, और फिर बिलाखिर हमने ये सोचा कि जो तब्दीलियाँ आई हैं इस साल के अंदर वो उसे आज की नौजवान नस्ल कैसे देख रही है। उसके लिए हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का रुख किया और उनके सामने वो लोग मेहमान के तौर पे बुलाए गए जो पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं या हुकूमत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब तलबा के रूबरू हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में बिठाया और फिर उन्हें बिलाखिर जवाब दो होना पड़ा। आज मुल्क का नौजवान क्या चाहता है? हम सब नौजवान की बात करते हैं। नौजवान मुल्क का अपनी इज़्ज़त चाहता है, अपना हक चाहता है, रोज़गार चाहता है और कारोबार के मौके चाहता है। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा अगर मईशत तरक्की नहीं करेगी। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा वहाँ पर मईशत तरक्की नहीं करेगी। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हों वो मुल्क तरक्की नहीं करते। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एहसास है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है, उसका नाम है नौजवान। जिस तरह हम आज मुल्क चला रहे हैं ये मुल्क नहीं चल सकता, ये बड़ी वाज़ेह बात है। साल 2024 में जहां बहुत सी अच्छी खबरें थीं वहां पर बड़ी ऐसी खबरें भी थीं जिन्होंने गमनाक कर दिया, माहौल अफसुर्दा कर दिया। उसमें लाहौर में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, अमीर बालाज टीपू का कत्ल। ये वही नौजवान है जिसका पहला इंटरव्यू करने का मौका भी मुझे मिला था। पहले इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? पहला इंटरव्यू मुझे करने का मौका मिला अमीर बालाज टीपू का। ये पढ़ा लिखा नौजवान क्या सोचता था, हमने पहले इंटरव्यू में क्या बात की थी, आइए आपको दिखाते हैं।